बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए विलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज का जो विलाग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो इसके अंदर इंटरनेशनल टच भी है, इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर जो गुफ्तगू है वो भी शामिल है। इसके अलावा जो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इश्यूज़ हैं वो भी आपको मिलेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान साहब की रिहाई के लिए तहरीक, या फिर इमरान खान साहब के इलाज के लिए जो हुकूमत के ऊपर दबाव डालने वाली जब कहानी सामने आती है, तो इस दौरान तहरीक इंसाफ के अंदर से पैनिक शुरू हो जाती है। पीटीआई की जो लीडरशिप है वो ऐसा समझती है जैसे वो इमरान खान को जेल में रख कर बड़ा एहसान कर रहे हैं। वो ऐसा लगता है जैसे इमरान खान साहब की जो फैमिली है, अगर वो उनसे कोई डिमांड करती है तो वो गैर ज़रूरी डिमांड करती है। ताज़ा तरीन जो इतलात सामने आई हैं उनके मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ कुछ बातें की हैं। अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ जो बातें हैं और साथ में उन्होंने रिज़ाइन देने का भी कहा है। तो मतलब अब चीज़ें किस तरफ चल रही हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आएंगे पाकिस्तान क्यों चुप करके बैठी हुई है। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि जो कुछ इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर हो रहा है वो हम आपके साथ उसकी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब और फिर वहाँ से दोहा या जो तुर्किया है वहाँ रवाना होंगे, और जो मौजूदा बातचीत हुई है उसमें उनके साथ उनको एतमाद मिलेंगे और उनसे जो उनका इनपुट है वो हासिल करेंगे ताकि इसको बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आर्मी चीफ यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं रात। वो ईरान में उन्होंने जो वजीर खारजा हैं ईरान के अब्बास अरागची, उनसे मुलाकात की है। इसी तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात की है। और इन मुलाकातों में ज़ाहिर सी बात है जो अमेरिका ईरान के दरमियान कशीदगी हुई, लड़ाई हुई, जंग हुई, इसको रोकने के लिए जो पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, जो टॉक्स का पहला फेज़ पाकिस्तान के अंदर हुआ, उसके ऊपर गुफ्तगू की। और इतलात ये सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब की तरफ से भी कुछ डिमांड सामने आ रही हैं। सऊदी अरब ने भी कुछ ऐसी बातें बताई हैं या की हैं जो चाहते हैं कि इन टॉक्स के अंदर उनको भी इंक्लूड किया जा सके। इसी तरीके से तुर्किया की भी बातें होंगी, इसी तरीके से ज़ाहिर है कतर की भी, क्योंकि ईरानी जो अटैक्स हैं वो कतर के ऊपर भी होते रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स है। जो ईरानी प्रेस टीवी है ईरान का, वो कहता है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर इन तेहरान टू डिलीवर यूनाइटेड स्टेट्स मैसेज। और उन्होंने मतलब ये दावा किया है। इसके अलावा जो इराक़ची साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो आर्मी चीफ वहाँ पर पहुंचे हैं, जंग के दौरान आर्मी चीफ वहाँ पर पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है सुलह हो रही है तो ज़्यादा डिबेट है, लेकिन उन्होंने खैर मकदम किया है। और मोहसिन नकवी साहब भी उनके हमरा थे। तो बहरहाल एक ऐसी फेज या ऐसी मूव बन रही है कि जो दूसरा दौर है मुज़ाकरात का वो भी पाकिस्तान के अंदर हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये सामने आई है कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर टाक्स हों या फिर पाकिस्तान से बाहर जाएं, फील्ड मार्शल साहब जाएं या फिर बाकी जेडी वैंस साहब पाकिस्तान आए थे, तो इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी मीडिया से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले वो फुटेजेस जारी कर दी थी या फिर वो नशर कर ली थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को वो चीज़ नहीं फराहम की गई थी। फिर मुलाकात वहाँ पर टॉक्स होनी थी तो उसमें भी CNN पहले फीड कर रहा था, पाकिस्तान पहले फीड नहीं कर रहा था, पाकिस्तानी टीवी को एक्सेस नहीं दी गई थी, पाकिस्तानी मीडिया को एक्सेस नहीं दी गई थी। जो इस बात का मजहर है, जो इस बात की हकीकत है कि पाकिस्तानी मीडिया को हुकूमत पाकिस्तान ने ना सिर्फ डिस्क्रेडिट कर दिया है बल्कि पाकिस्तानी मीडिया को इन्होंने अपना ज़र खरीद गुलाम लाजिम लीला बना लिया है।
ہو کیوں نہ کہ کیونکہ ہمارے جو مالکان حضرات ہیں، ٹی وی چینلز کے جو مالکان ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ جیو نیوز جو پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف کھڑا ہوتا تھا، وہ باقی ٹی وی چینل جو اخبارات جو ڈیمانڈز کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کے دور کے اندر کہ آپ ہمارے ساتھ اظہار رائے کے اندر ٹھیک نہیں کر رہے، اب وہ سارے کے سارے لیلے بنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے زر خرید نوکر ملازم بنے ہوئے ہیں. وہ آگے سے یہ بات نہیں کر سکتے کہ جناب والا جو کچھ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ ٹوٹل ظلم ہے، اس سے تباہی و بربادی ہوگی. ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ایونٹس ہیں وہ پاکستانی میڈیا کے ذریعے بریک کروائیں، ورنہ آپ کے تو سارا دن سیکیورٹی ذرائع، حکومتی ذرائع، ایبلے ذرائع، فلانے ذرائع، یہ ذرائع وہ ذرائع چل رہے ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ اتنے بڑے ایونٹ کو کور کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے صحافی جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کو خبر حاصل نہیں کر سکتے. صحافی خبر دے سکتے ہیں، صحافی خبر حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو روکا جاتا ہے. ان کے وہ جو ہمارے اوپر باسز بیٹھے ہوتے ہیں، جو نیوز چینلز کے اوپر ڈائریکٹر نیوز ہوتے ہیں، جو اونرز ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے والے جو شخصیات ہیں وہ کہتی ہیں کہ نو نیوز، کوئی نیوز نہیں چلانی. مطلب آپ نے لیلا بنا کے رکھ دیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر مزے کریں. بہرحال ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی ہے کہ ترجمان جو وائٹ ہاؤس ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہی اس مذاکرات کا واحد سہولتکار اور ثالث ہے، اور پاکستان ہی اس ساری سچویشن کے اندر آگے بھی دیکھے گا. تو بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ سارا جو چیزیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ایک دیر پائیدار امن کے لیے جانا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک طرف نیگوسیشنز کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے لیے، تو وہیں پر آپ پاکستان کے لیے بھی نیگوسیشنز کریں، وہاں پر آپ پاکستان کو بھی سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار نہ کریں، پاکستان کو بھی سیاسی استحکام ہے اس کی طرف لے کے جائیں. عمران خان صاحب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مطلب بیمار ہو رہے ہیں، وہ معذرت کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب بیمار ہیں، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایشوز ہیں، ان کی آنکھ کا پرابلم ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ ان کی فیملی کو عمران خان صاحب کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کے وکلاء کو نہیں ملنے دی جا رہی، جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپر سگنیچرز نہیں کرانے دیے جا رہے. عمران خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں وہ عدالتوں کے اندر نہیں لگائی جا رہی. تو ایک ایسی سچویشن کے اندر جب آپ باہر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو مقامی سطح کے اوپر بھی کردار ادا کریں، تاکہ لوگ پھر یہ سمجھیں کہ یار واقعی میں یہ لوگ واقعی پیس میکرز بھی ہیں اور یہ امن بھی چاہتے ہیں. ادروائز اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے لوگوں کو شک و شبہات پیدا ہوں گے. دوسری اہم اور بڑی خبر وہ جو کہ کل ایک انٹرسٹنگ چیز بھی سامنے آئی تھی، تحریک تحفظ عین پاکستان کے رہنما محمد زبیر صاحب جو سابق اکانومسٹ بھی ہیں اور نواز شریف مریم نواز کے سابق ترجمان بھی رہے ہیں، وہ جلد عمران خان صاحب سے باہر آئیں جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کا وہ حصہ ہوں گے، اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں. انہوں نے بڑی کل خوفناک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت نے اس کرائسس کو لے کر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 185 روپے فی لیٹر تک کا منافع دیا. دوسرے فیز میں انہوں نے ریفائنریز کو 150 یا 160 روپے کے قریب انہوں نے کہا کہ منافع دے دیا فی لیٹر. مطلب اربوں خربوں روپے کے انہوں نے منافع دے دیے ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو، عوام کی جیبوں سے نکال کے، اور آئل ریفائنریز کو. یہ ایک ایسا خوفناک قسم کا سکینڈل ہے، یہ ایک ایسا تباہ کن سکینڈل ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ کسی پاکستانی ٹی وی چینل کے ٹاک شو کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی ہو. میں حیران ہوں کہ وہ جو شاہزیب خان زادہ صاحب جیسے اینکر عمران خان کے دور میں LNG کا جو ایک کنٹینرز آتے تھے، لیٹ ہو گئے، نہیں آ رہے، گیس کا بحران ہے، بولی جا رہے ہوتے تھے، صبح دوپہر شام کر کے عمران خان کی حکومت کی ماں بہن ایک ہو رہی ہوتی تھی، پی ٹی آئی کی ماں بہن ایک ہو رہی تھی، روزانہ کی بنیاد کے اوپر کبھی عمر ایوب، کبھی جی حماد اظہر، کبھی فلانا، کبھی کوئی وزیر خزانہ، کبھی کوئی منسٹر وہاں پر جا کر وضاحتیں دے رہا ہوتا تھا. آج کل جناب شاہزیب خان زادہ کو ایسے خاموشی اختیار ہوئی جیسے کہ سانپ سونگ گیا ہو، یا پھر آپ یوں کہیں کہ انڈیا کے خلاف احمد آباد کے اندر میچ ہو رہا ہو اور پاکستان وہاں پر میچ جیت رہا ہو، یا کوئی پاکستانی بیٹر چوکے چھکے مار رہا ہو، یا پھر وہاں پر بھارتی کھلاڑی آؤٹ ہو رہے ہوں، یا پھر وہ کولکتہ ایڈن گارڈنز کلکتہ کا جو وہ اسٹیڈیم تھا جس میں شعیب اختر نے دنیا کو دکھایا تھا کہ شعیب اختر میں ہوں بھائی، جس میں انہوں نے پہلے آؤٹ کیا تھا ایک کھلاڑی کو، بولڈ کیا تھا راہل ڈراوڈ کو، پھر انہوں نے آؤٹ کیا تھا دی گاڈ آف کرکٹ انڈینز کے مطابق جناب سچن ٹنڈولکر کو. تو اس کے بعد جس طریقے سے خاموشی چھا گئی تھی،
टेंडुलकर के आउट होने के बाद, ऐसे ही जियो टीवी के अंदर, ऐसे ही एयरवाई न्यूज के अंदर, ऐसे ही एक्सप्रेस टीवी के अंदर, ऐसे ही जनाब समा टीवी के अंदर, ऐसे ही जो बड़े बाकी न्यूज चैनल्स हैं उनके अंदर खामोशी छाई हुई है, जैसे पाकिस्तानियों की जेबों से ये पैसे निकाले ही नहीं गए। इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और ये बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आई अप्रिशिएट मोहम्मद जुबैर एंड तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एंड अदर्स कि उन्होंने कल इस इशू को हाईलाइट किया और उन्होंने बताया कि ज़रूरत है, हाँ मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ज़रूरत है भाई इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करने की। अब आते हैं सलमान अकरम राजा के ऊपर। ये ज़रा पहले उनकी गुफ्तगू सुन लें। समझने की वजह से कहा है और अफसोसनाक है, और बिल्कुल मैं इस जुमले को रद्द करता हूँ। सर ये बताइएगा सर कि जो इस वक्त क़यादत है वो इस वक्त अपने ओहदों के साथ इंसाफ नहीं कर रही, और साथ ही साथ भेजता हूँ हर ओहदे पर। किसी ओहदे की किसी को ख्वाहिश नहीं, कम से कम मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है। मैंने खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूँ। उसके जवाब में एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, यहाँ के मेरे सामने बैठी। इन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उससे जाकर मेरी तरफ से ये दरखास्त करो कि वो मत छोड़े इस ओहदे को। इसलिए सिर्फ मैं इस ओहदे पर कायम हूँ। एक लम्हे के लिए भी मैं ये ओहदा नहीं रखना चाहता, और मैं अपना इस्तीफा फिर भिजवाऊंगा खान साहब को। मैं छोड़ इसलिए नहीं सकता कि खान साहब ने एक जिम्मेदारी मुझ पे डाली है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगली मीटिंग जब उनसे होती है तो मेरी ख्वाहिश उन तक पहुंचाई जाए, और मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो मेरी बात को माने। उन्होंने आपका नाम लिया और कहा कि पीटीआई के पास इस वक्त कोई स्ट्रेटजी नहीं है खान साहब की रिहाई के हवाले से। कोई Where were you when you called him? इशू ये है कि सलमान अकरम राजा साहब जो गुस्से में आपने सुन रही होगी, आपने वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। इससे पहले ये किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं थे। ये बाएं बाजू की अप्रोच रखने वाले शख्सियत हैं, नामवर वकील हैं, बड़े काबिल इज्जत काबिल एहतराम वकील हैं। लेकिन मसला ये है कि सियासत में अगर आप टेम्पर लूज कर जाते हैं, सियासत में अगर आप टाइमिंग के ऊपर कोई बात नहीं करते, या फिर आप मिस टाइम कर जाते हैं किसी चीज को। क्रिकेट खेलते हैं ना, आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बॉलर जब आपको गेंद करता है तो आपने टाइम करना होता है कि आपने प्रॉपर आपकी आंख का, आपके हाथ का, बल्ले का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर आप गेंद की लाइन में भी आते हैं, गेंद की लेंथ को भी समझ लेते हैं, और फिर आप या शॉट खेलना चाहते हैं शॉट खेलते हैं, या फिर गेंद को रोकना चाहते हैं तो रोक लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी लाइन को नहीं समझ सकते, आप बॉल की लेंथ को नहीं समझ पा रहे, या फिर आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है बल्ले के साथ आपकी दिमाग की, आंख की, तो फिर आप बोल्ड हो जाते हैं। या आप अगर बल्ला लग जाएगा तो आप कैच खड़ा कर देंगे, आप एज हो जाएंगे, या आप लेग बिफोर हो जाएंगे, मतलब आप आउट हो जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब के साथ भी यही मसला है। ये सियासत में ना टाइमिंग देखते हैं, ना ये सियासत की लेंथ को समझ पा रहे हैं, ये ना तो सियासत के पेस को समझ पा रहे हैं, ना ये सियासत की स्पीड देख पा रहे हैं। ये अवामी वर्कर दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब इमरान खान साहब की बहनें हैं, 1 साल हो चुका है वो जेल के, बल्कि 1000 दिन हो चुके हैं खान साहब जेल के अंदर हैं। तीसरा साल तकरीबन खत्म होने वाला है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब से या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है, उनसे अगर ये सवाल किया जाता है कि हिकमत अमली दें, एहतजाज करें, आगे से गुस्से में आ जाते हैं, मुझे ओहदे की जरूरत नहीं है, मैं लानत भेजता हूं ऐसे ओहदे के ऊपर, मेरे ऊपर ये ओहदा थोपा गया है। हाँ जी, मैंने 10 दफा खान साहब को कहा मुझे ना दें, मैंने कई दफा 3 दफा इस्तीफा भिजवाया, खान साहब ने तीनों बहनें मेरे दफ्तर में भिजवाई कि खान साहब ने पैगाम ये भेजा कि आप ओहदा ना छोड़ें। भाई क्या कर रहे हैं आप? सवाल मेरा सिंपल सा ये है कि आपसे अगर ये डिमांड अगर की भी जाती है, सलमान अकरम राजा साहब आपसे अगर ये डिमांड की भी जाती है, तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? भाई वो ठीक कह रही हैं। 300 से ज्यादा आपके एमएनएज, एमपीए, सेनेटर्स हैं, 70,000 के करीब आपके पता नहीं रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, ओहदेदार हैं, यूनियन काउंसिल से लेकर आप चेयरमैन तक आपकी एक पार्टी मौजूद है। पता नहीं हजारों आपके उम्मीदवार थे जो इलेक्शंस लड़ना चाहते थे। अभी भी बाय इलेक्शंस हों कहीं पे तो तहरीक इंसाफ की एक हलके के अंदर 50 बंदे आ जाते हैं कि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप इतनी बड़ी सियासी जमात, इतनी बड़ी आपकी पार्लिमानी स्ट्रेंथ होने के बावजूद आप ये प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रहे कि इमरान खान साहब के साथ आपके वकील की मुलाकात हो जाए या इमरान खान के डॉक्यूमेंट साइन हो जाए। 9 अप्रैल का जलसा खत्म कर दिया जाता है, इल्जाम लगा दिया जाता है
दावा कर दिया जाता है कि इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करो। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। अगर यही बात है तो खान साहब की फैमिली के साथ मुलाकात करवा देते ना, कि जलसा मुलतवी करते हैं कि खान साहब की बहनों के साथ एक मुलाकात करवा दे ताकि उनकी खैरियत दरियाफ्त कर सकें। ये कैसे जालिम किस्म के आप पार्टी के रहनुमा और सरबराह बन के बैठे हुए हैं कि आप एक चीज के ऊपर आप जेन्युइन मुतालबात भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर भी नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। और अच्छा, जब बहनें आपके साथ डिमांड करती हैं आप बहनों के ऊपर गुस्सा भी कर जाते हैं। कभी अली अमीन बैशिंग कर जाता था, कभी ये कर जाता है, और आजकल लेला बना हुआ है सोहेल अफरीदी और बाकी लोग, और आप ये शुरू हो गए हैं। पहले कहते हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनकी पहले मैं इज्जत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फलां करता हूँ, और आखिर में आप कहते हैं उनको सियासत का पता नहीं है, उनको इसका पता नहीं। बिल्कुल नहीं पता होगा। क्या वो इमरान खान की बहन नहीं है? क्या उनका ये हक नहीं है कि वो अपने भाई के लिए आवाज उठवाएं? और आपको अगर ओहदा मिला है तो आपको ओहदा एंजॉय करने के लिए नहीं मिला। पहले आपके इश्यूज थे आलिया हमजा के साथ, आलिया हमजा गिरफ्तार होगी। अब आपका इशू किसके साथ है? अब आपका इशू अलीमा खान साहबा के साथ शुरू हो चुका है। कम ऑन, आप बड़े आदमी हैं, आप बड़े बने। अगर नहीं कर सकते सियासत तो खान साहब को कहें, अप्रूव करें या ना करें, उनके कि खान साहब मेरी जान छोड़े, किसी और को लगा दें। मतलब आप क्या एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर? आप मुझे एक बात बता दें कि आपने अपने इस अरसे के दौरान तहरीक इंसाफ के अंदर मासवाए फूट डलवाने के, तहरीक इंसाफ के अंदर मासवाए इख्तलाफात पैदा करने के, दुश्मन पैदा करने के, एक दूसरे का दुश्मन बनाने के अलावा, मैं एज ए रिपोर्टर आपको बता रहा हूँ, एज ए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करने वाला जर्नलिस्ट बता रहा हूँ कि आपकी किसी किस्म की खिदमत नहीं है। आप एक अच्छे वकील हैं, आप बेहतर हो सकता है कि इमरान खान साहब के आप अपने दोस्त हैं। MNA का आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, वेरी गुड, आप जीत गए थे। मोहन चौधरी को आपकी जगह के ऊपर जितवा दिया गया, दैट्स बैड। आप अपने केस के ऊपर फोकस करें, या फिर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपनी लीगल जो आपकी असिस्टेंट्स हैं वो खान साहब को फराहम करें। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर आप फेल हो चुके हैं, और अब अगर आप पार्टी उधर छोड़ना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं, तो दैट्स ब्रिलियंट, दे दें। इससे खान साहब को ही फायदा होगा, PTI को ही फायदा होगा, और इमरान खान साहब के जो दुश्मन है उनको नुकसान होगा। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह साहब खान नासिर।